कैसे हो साथियों? मस्त एकदम। आज हम फिज़िक्स में नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियाई। एटम हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब उसके बाद क्या बचता है? न्यूक्लियस बचता है। न्यूक्लियस में हमें कंपोजिशन देखनी है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। सिलेबस जो भी चले मैं पूरा ही कराने की कोशिश करूँगा, फिर आप लोग उसे फ़िल्टर आउट कर लेना। जैसे आपकी रेडियो एक्टिविटी इस बार बिल्कुल ही ख़त्म है, उसे मत पढ़ना, ठीक है। बाकी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि बड़ा न्यूक्लियस कैसा होता है, छोटा न्यूक्लियस कैसा होता है, दोनों की डेंसिटी में कितना फ़र्क होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ना, मास डिफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियाई। आप हेडिंग लगा लीजिए कॉपी में और हम लोग शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई से, ठीक है। हेडिंग का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या न्यूक्लियाई की जगह न्यूक्लियाई तो प्लूरल हो गया, न्यूक्लियस लिख लीजिए आप लोग। तो न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस देखना है जी। कुछ ही नहीं सर, हमें पता है रिप्रेजेंटेशन और हमें न्यूक्लियस का करना है। तो अगर हम स्टैटिक मॉडल देखें तो यहाँ पे कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है भैया। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। और क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लॉन्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लॉन्स क्या हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और बाहर डेफिनेट नंबर में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। चलो बहुत बढ़िया। बट अगर इसे हम और भी कंसाइज वे में लिखे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ZXA, ठीक है। एक्स आपका क्या होता है? एक्स आपका न्यूक्लियस होता है भैया। Z क्या है? तो Z आपका होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ए क्या होता है? ए मास नंबर होता है। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या चीज़ है, बट अभी आप समझ लो Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है? मास नंबर है, ठीक है। ए जनरली हमें बताते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स कितने होने वाले हैं। पहले आप ए समझ लो, फिर Z समझ लेना। ए है नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स। तो भैया ए की वैल्यू कितनी होगी? देखो न्यूक्लॉन्स तो दो ही चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ए आ गया आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब जो कंपोजिशन है न्यूक्लियस के अंदर की न्यूक्लॉन्स उन्हें लिखना है। तो ए क्या हो जाएगा? मास नंबर। इट इज़ जस्ट अ होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर होता है, मास नंबर। और ये बराबर है नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स के। न्यूक्लॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज लगा सकते हो, ठीक है। याद रखना ए कांट बी इन, ए फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ए मास नंबर। आप इन्हें तोड़ोगे कैसे? प्रोटॉन तो पूरा ही पाया जाएगा, न्यूट्रॉन भी पूरा पाया जाएगा, आधे उधे तो मिलेंगे नहीं है। तो ना ये फ्रैक्शन में होगा ना ये डेसिमल में होगा। अच्छा सर आप अलग ही टीचर हो, आप पहले ये पढ़ा रहे हो, पहले हमें एटॉमिक नंबर बताओ। देखो एटॉमिक नंबर में तुम लोग बहुत गलतियाँ करते हो। क्या है वो गलतियाँ? तुम बोल देते हो Z है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, अच्छा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बोल देते हो तुम इसे, है ना। तो हम एक काम करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जगह हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फिर मैं ई से डिनोट करूँगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ए को हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ऐसा समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ जीरो लगा लेंगे, यहाँ प्लस लगा लेंगे। अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। या प्लस और जीरो भी नहीं लगाना, तो बाद में डिस्कस हो जाएगा। बट ए क्या है? हम पे न्यूक्लॉन्स है, ठीक है। हम Z की बात कर रहे थे, Z एटॉमिक नंबर है। Z बहुत से लोग बोलते हैं Z बराबर है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के, और बहुत से लोग बोलते हैं Z बराबर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के, ठीक है। तो Z हो जाएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। पर सही कौन से हैं? हाँ वो अलग बात है कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हम एटम की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। बट एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के या इलेक्ट्रॉन के। देखो आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल तो हर दुनिया में हर कंट्री में एक जैसा ही है। हाइड्रोजन हर कंट्री में 1 रहना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हर कंट्री में 6 रहना है, ऑक्सीजन का 8 रहना है, नियन का 10 रहना है। तो ये तो हमेशा ही होगा। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ देखनी है, या हमें एटॉमिक नंबर को कोई ऐसी चीज़ से डिनोट करना है जो फिज़िकल कंडीशन या केमिकल कंडीशंस के साथ चेंज ना हो। भाई एटम्स केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं या शेयर होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन तो किसी का सगा नहीं है, वो तो इधर उधर जा रहा है, वही तो केमिकल रिएक्शंस करता है। आजकल सारा जगह ये वाइडली एक्सेप्टेड है कि दुनिया में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है इट इज़ जस्ट द माइग्रेशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ लेनी थी जिस पे केमिकल और फिजिकली कोई फ़र्क ना पड़े, वो चीज़ होती है प्रोटॉन। दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा कोई एक ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, नहीं कॉमिक की बात मत करे करो, कोई भी एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जहाँ पे हम न्यूक्लियस को असर डाल सकें या न्यूक्लियस पे असर डाल सकें, न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट या अनस्टेबल कर सकें। तो हमें हमेशा ही ऐसी चीज़ फिक्स करनी थी जो कभी भी फिजिकल और केमिकल कंडीशन से चेंज ना हो। तो इसलिए हमने Z को हमेशा ही क्या बोला, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बोला। हाँ, वो अलग बात है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी बोल देते हैं, बट Z हमेशा से ही, Z जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटम का नंबर फिक्स होना चाहिए, वो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने उसे प्रोटॉन बोल दिया है, क्योंकि प्रोटॉन पे फिजिकल केमिकल कंडीशन से या न्यूक्लियस को फिजिकल केमिकल कंडीशन से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ए भी आपने देख लिया, मास नंबर होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ठीक है, दोनों चीज़ें बोल दी। अब मान लो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, कितनी दिक्कतें हैं। अगर आपने बोल दिया, ये सारी चीज़ें देख ली आपने, थोड़ा मैं सम अप करके बता देता हूँ आपको, फिर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सम अप करके ये लिख लेना नोट में, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं वो हमेशा ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, मास नंबर, अब सर एटॉमिक मास क्या होता है वो भी बताएंगे, पहले मास नंबर देखो। मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। मान लीजिए आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? देखो, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होंगे A माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, है ना भैया। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन A माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं? Z है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कहीं भी निकालना हो तो आपको मास नंबर को एटॉमिक नंबर से क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप पे क्या आ जाएंगे बच्चे? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 7 नाइट्रोजन 14, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर कितना है? 14 है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, क्योंकि हम एटम से डील कर रहे हैं। तो कितने हैं? 7 हैं। नीचे वाली चीज़ होती है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मतलब Z। और आप A देखो, A कितना है? 14। अगर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने तो A माइनस Z करना पड़ेगा। A है 14, Z भी है 7, 14 माइनस 7 कितना आ गया? 7 आ गया। तो जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये भी आप फैक्ट याद रखना, ट्रिविया। चलिए, इतनी सारी चीज़ें जब आपने समझ ली तो बस अब मैं आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर आप नोट कर लो, होता तो नहीं है, बट अगर आप इफ़ इन एनी केस अगर किसी भी केस में आप Z को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लेते तो देखिए कितनी दिक्कतें आ जाती। वो दिक्कतें क्या आती वो मैं आपको बता देता हूँ। वो दिक्कतें ये आती कि लेटर से आपसे बोला एक है हम पे O, ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। एक है O-1, ये क्या होता है? पर ऑक्साइड आयन, ठीक है। एक है O2-, ये है ऑक्साइड आयन। अरे पर है तो ये ऑक्सीजन एटम ही, उससे इलेक्ट्रॉन कम हुए, ज़्यादा हुए, बढ़ गए, एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो पर ऑक्साइड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए तो ऑक्साइड बन गया। आप क्या बोलते हैं? सर Z कितना है? यहाँ पे भी Z कितना है, यहाँ पे भी Z कितना है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन मान के चलते तो देखिए ऑक्सीजन पे नेचुरली होते हैं नीचे कितने? 8, और ऊपर इसका दुगना कितना? 16। ठीक है, नीचे कितना होता है? 8, ऊपर इससे दुगना कितना? 16। तो यहाँ पे देखिए आप पे कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? Z कितना है? 8। क्योंकि मैं इस केस में मान रहा हूँ कि Z कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। हमें भी पता है ये इम्पॉसिबल है, गलत है, बट अगर आपके मन में पॉसिबिलिटी आ गई तो करोगे क्या? तो इस क्यूरियोसिटी को मिटाना है, उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। Z की वैल्यू नेचुरली 8 होती है, ठीक है, जब कोई भी चार्ज ना हो। -1 चार्ज आ गया, इसका मतलब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, यहाँ Z की वैल्यू 9 हो गई। 2 और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 8 + 2 कितना? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो Z की वैल्यू यहाँ पे तो 8 आई, यहाँ पे तो 9 आई, यहाँ पे तो 10 आई। इट इज़ सोलली बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कंपोजिशन क्या है? अलग अलग है। बताओ कितना कन्फ्यूज़न होगा। अब मान लो ये एशिया में किसी बंदे ने ऐसा ऑक्सीजन एटम उठाया जिसका Z 8 है, अफ्रीका में ये, रशिया में ये, मान लो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, ये दोनों एक जगह
केमिस्ट्री की कन्वेंशन में गए, इन्हें पता नहीं क्या चीज़ डिस्कवर करनी थी, बहुत मतलब एक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी करनी थी, और ये इसी चीज़ में उलझ गए बेचारे कि 8 ले 9 ले 10 ले, तो वो पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी तो हो ही नहीं पाएगी। समझ में आया? इसलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ लेनी थी कि जो हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, पूरे कन्वेंशन में केमिस्ट्री की जो भी सोसाइटी है उसमें एक्सेप्टेड हो। तो हमने फिर इलेक्ट्रॉन ना लेके Z को क्या लिया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लिया, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए, यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8 ही है, यहाँ पे भी 8 होंगे, यहाँ पे भी 8 ही होंगे। जो कम ज़्यादा हुए वो कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन से तो वैसे भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें यार याद रखिएगा, शाबाश। अब जब आपको ये पता चल गया तो थोड़ा सा मैं आपको एक डिफरेंस और बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले ज़रा 2-3 बातें देख लेते हैं। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है ना, न्यूट्रॉन में कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो हेडिंग लगा लो, नो योर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नो योर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पहचानो, जानो, ठीक है। क्या है? सबसे पहले है आप पे इलेक्ट्रॉन। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग चार्ज, इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड जनरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम 9.1। मास तो क्वांटाइज होता है या नहीं, बताओ? मास का अभी तक क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल निकाला नहीं हम लोगों ने, है ना। डिस्कवर कर रहे हैं ग्रेविटॉन से, पर अभी तो वो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। फिर हम बात करेंगे प्रोटॉन की, जिसको हम P+ या हाइड्रोजन प्लस से भी डिनोट करते हैं। ये भी प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। नहीं, ये प्रोटियम नहीं है। प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक भी नहीं है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन बस इसी का जस्ट अपोजिट होता है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इतना होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग इससे बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग थोड़ा मास का डिफरेंस होता है, 10⁴ सिग्निफिकेंट फिगर तक जाता है वो, पर डेली लाइफ में वो मैटर नहीं करता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, देन है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है उसे हम N0 या 0N1 से डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। या आप यहाँ भी लगा सकते हो 0N1। 0 मतलब इसका चार्ज कितना है? 0। मास कितना है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट इसी न्यूट्रॉन की है। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है, ठीक है। मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बट क्योंकि आप न्यूक्लियाई पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी मैटर करता है। चौथी चीज़, आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स में फोटॉन्स को देख लो। फोटॉन्स वैसे मियोन का टाइप है, यहीं पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। फोटॉन्स को आप ईटा से डिनोट करते हो, है ना। ये रहा, फोटॉन्स को हम किससे डिनोट करेंगे? ईटा से डिनोट करेंगे। अब फोटॉन्स होता है क्या है? कुछ नहीं होता। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन होता है 0। रेस्ट चार्ज ऑफ फोटॉन होता है 0। फोटॉन को ईटा बना लेते हैं। रेस्ट चार्ज ऑफ फोटॉन होता है 0। आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल लगभग कितने तरह के हैं? बहुत तरह के हैं। हाइपर आयन, पर आयन, मियोन, है ना, और भी हैं, पाई मेसॉन, बहुत सारे हैं ऐसे। मेसॉनिक सुना होगा आपने। तो ये रेस्ट मास है। फोटॉन कभी भी रुकता नहीं है, तो रेस्ट मास फोटॉन का कितना है? 0 है। और चार्ज भी फोटॉन पे कितना है? 0 है। अगर इस पे चार्ज होता तो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी हमारे। मैं जब बोल ही रहा हूँ, मेरे से पार कम से कम करोड़ों फोटॉन्स गुजर चुके होंगे। अच्छा, इसका मूविंग मास क्या होता है? तो मूविंग मास होता है m, वो बराबर होता है m0/√1 - v²/c², जहाँ पे v होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और c आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है। आपको ये भी पता है जब भी v c को क्या करेगा? अप्रोच करेगा, मतलब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी लगभग लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, तो m देखिए कितना आएगा? m = m0/√1 दोनों चीज़ें सेम है, v और c सेम है, 1 - 1 आएगा। 1 - 1 0 होता है, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी होता है। अरे वाह, इसका मतलब फोटॉन्स जब लाइट की स्पीड से आ रहे होंगे
तो अगर वो हमसे टकराए तो हमें ऐसा फील होगा जैसे वो इन्फानाइट मास के हैं, और इन्फानाइट मास का आप असर देख पाते हैं कितना फैटल होगा। अगर कोई पतली सी इन्फानाइट मास की चीज़ हमसे टकराए सॉरी तो कितना फैटल होगा उससे। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि फोटॉन्स यहाँ पे वेव नेचर शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर नहीं देखते। फोटॉन्स की एनर्जी आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है, पार्टिकल के टर्म्स में नहीं है, वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं है। एच न्यू है या एच सी बाई लेमडा है, न्यू फ्रीक्वेंसी लेमडा वेवलेंथ, ये सब वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसलिए ये एक तरह का पैराडॉक्स यहीं से सॉल्व हो जाता है कि फोटॉन्स वेव नेचर शो करते हैं जब भी वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। चलिए इसके बाद आप पाँचवा अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, फोटॉन्स हो गया। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या देखना, आप अल्फा पार्टिकल देख लेना। पांचवा देखो अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, डबली आयनाइज हीलियम एटम होता है, 2He4 2+, ठीक है। डबली आयनाइज हीलियम एटम होता है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन बेसिक चीज़ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होता है। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। और मास ऑन अल्फा पार्टिकल 4 यूनिट होता है ना। वो यूनिट किसकी है, प्रोटॉन की है, ठीक है। 4 यूनिट है तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ये आप याद रखना, ठीक है। अल्फा रेज भी आपने सुनी है। इसके बाद आप देखना छठा प्रोटियम। प्रोटियम होता है 1H1, ठीक है। प्रोटियम का भी आपको याद होना चाहिए कितना होता है 1H1। तो इसमें चार्ज ऑन प्रोटियम लगभग कितना होगा, अगर हम इसे चार्ज ऑन 1H1 बोलें तो लगभग उतना ही होगा जितना प्रोटॉन में होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। और अगर मास देखना है 1H1 का तो भाई देखो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, नहीं इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 1 - 1, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितने हैं 0 है। तो इसमें 0 न्यूट्रॉन है तो बस यहाँ पे प्रोटॉन के मास के बराबर ही होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपको यहाँ ऊपर से दिख रहा है उतना ही होता है प्रोटियम का, न्यूट्रॉन नहीं होता बेटा। यहाँ आगे जाके आप एक चीज़ पढ़ोगे आइसोटोप्स तो उसमें आपको पता चलेगी ये चीज़, ठीक है। ऐसे ड्यूट्रियम है और ट्रीट्रियम है तो छठा डाल देते हैं ड्यूट्रियम जो कि होता है 1H2, ठीक है। तो ड्यूट्रियम में आप देख ही पा रहे होंगे एक प्रोटॉन है और 2 - 1 एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। चार्ज इसमें 1H2 में भैया उतना ही होगा जितना नीचे है, चार्ज ऑन प्रोटॉन के ही बराबर होगा। बट मास जो होगा ड्यूट्रियम का 1H2 का वो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 2 टाइम्स लिख लो इसे एक मास के, वही मास आपका क्या है या तो प्रोटॉन का हो जाएगा या तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा। और ऐसे तीसरा ट्रीटियम कर लेना खुद। ट्रीटियम आपको पता है क्या होगा 1H3 होगा ट्रीटियम आपका। और ट्रीटियम में है क्या, ट्रीटियम में कुछ अलग सी बात नहीं है। ट्रीटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 3 - 1 कितना 2। चार्ज ऑन ट्रीटियम 1H3 प्रोटॉन के ही बराबर होगा। बट मास ऑन ट्रीटियम 1H3 कितने से आएगा, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से आएगा तो 2 और 1 3 टाइम्स ऑफ जनरल मास के बराबर हो जाएगा जो कि कितना है आपका 1.6 × 10⁻⁻27 है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखना। इसके बाद जरा हम कंपैरिजन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कितना कम है, ये देखेंगे। अगर उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। शाबाश। चलो अब हम देखते हैं बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कितना छोटा होता है, ठीक है। तो वो नोट डाल के लिख लेना, फिर मैं आपको पहली बार बताऊंगा कि यहाँ पे केजी से काम नहीं चलेगा, इनके मास इतने कम हैं कि हमें एक नई यूनिट का नाम सोचना पड़ेगा जो कि होते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यू भी लिख देते हैं। तो अभी हम नोट डाल के ये देखते हैं कि लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जो कि होता है आपका 9.1 × 10⁻⁻31 kg। आई कैन टेक अप्रॉक्स कैलकुलेशंस, मास ऑफ प्रोटॉन और लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही होता है जो कि होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। हम इन्हें तब तक कंपेयर नहीं कर सकते
जब तक इनकी पावर्स सेम ना हो, या अगर आप डिवाइड भी कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो। बट उससे पहले इस 9.1 को 10 मान लो, तो ये 10 × 10 की पावर -31 हो गया। 9.1 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली बोला था ना, 10 मान लिया, तो ये 10 की पावर -30 kg हो जाएगा। और 1.67 है, इसे लगभग आप 2 मान लो, तो ये 2 × 10 की पावर -27 kg हो जाएगा। डिवाइड करो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन या तो मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन, किसी एक को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 की पावर -30 है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 2 × 10 की पावर -27 है। ठीक है भैया, 1/2 ये 1 है ना, 1/2 होगा 0.5 इंटू -30 से ऊपर जाके 27 प्लस का होगा, तो 10 की पावर कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, जिसको नीचे भेजेंगे तो 0.5 कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 3, जिसको बना सकते हैं हम 5/10 की पावर 4। तो देखिए क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 5 बराबर मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। देख पा रहे हो, देख रहे हो, 10 की पावर 4 ऊपर गया, 5 गया नीचे, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इधर आ गया। इससे क्या समझे, इससे समझे कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास लगभग ये कितना है, जल्दी से देखो, 1 2 3 4, ये वैसे तो लगभग 1600 गुना ज़्यादा होता है, तो इसको 5 से भी डिवाइड करेंगे, 5 2 10 2000। ठीक है, तो निल इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग नियरली इक्वल टू 1600 टाइम्स होता है। ये तो 2000 आ गया अप्रॉक्स लेके, बट लगभग 1600 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब आप समझो इससे क्या है कि मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास इतना है जितना 1600 इलेक्ट्रॉन का होता है, या एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन 1600 इलेक्ट्रॉन के भार को संभाल सकता है, मास को संभाल सकता है। बट कितनी अच्छी बात है कि हम पे ZXA जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ कि एक प्रोटॉन 1600 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। यहाँ पे तो अगर 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर मैजिक न्यूक्लाई हुई, मतलब जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो 10 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ कितने टाइम्स है, यहाँ 20 टाइम्स है और यहाँ पे 10 टाइम्स है। तो आप ध्यान से देखो, अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन 1600 इलेक्ट्रॉन को संभालता है, ठीक है, इसका मतलब अगर हम पे 20 प्रोटॉन होते या 20 न्यूट्रॉन होते तो 16 2 32 32,000 इलेक्ट्रॉन को संभाल लेते। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इतना ज़्यादा है कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। आप देखो कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते दोनों ही हैं, बट एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन 1600 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 टाइम्स वैसे ही बढ़ गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, और एक यूनिट जो है वो 1600 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को संभालेगा। तो यहाँ पे तो जितने हैं उसके लिए दुगने हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन हो सकते हैं। न्यूट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन उतने ही होंगे। तो यार जब एक 1600 को संभाल रहा है तो उतने के बराबर उतना है, तो वो तो बहुत अच्छे से संभालेगा। तो हम नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को आगे जाके, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेग्लेक्ट करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि आपने समझा है। चलिए अब आगे देखेंगे कि जनरली हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे इनको मेज़र करने के लिए।